वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे और आज की क्लास कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यूजफुल है। और ऐसे विद्यार्थी जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, समझ करके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्लास जो है वो यूजफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, कक्षा 12 की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, जो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसमें ये पहला चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि 12th के सिलेबस में पहला जो चैप्टर है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसा कि आप लोग हिंदी में भी देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। नाम से ही क्लियर है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। और स्पीच का मतलब क्या होता है, एक मिनट, ये, हाँ, ठीक है, स्पीच का मतलब क्या होता है, कथन। तो पूरा मिलकर के क्या बन गया, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन। इसको कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे नरेशन के नाम से जानते हैं और डायलॉग्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इसको पढ़ना आवश्यक क्यों है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, बेसिक रूप से अगर अंग्रेजी को देखा जाए तो ये एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है ना, बोलचाल की भाषा है। तो इसमें जो ट्रांसलेशन करते हैं वहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का भी रोल आता है। जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, अब वो बात किसी तीसरे को जब बतानी होगी तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन किया जाएगा, समय का परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सीखते हैं, ठीक है। अब इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, एक एक डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे। पहला शब्द है डायरेक्ट और दूसरा शब्द है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। मैं और आप जैसे बातचीत कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया। तो किसी के द्वारा कही गई बात को, ठीक है, बिना कोई परिवर्तन किए, ज्यों का त्यों, जैसा बोला वैसा ही कह देना अथवा लिख देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो लिखित भाषा जो इसकी है, किस कैसे लिखेंगे इसको, तो लिख लेंगे यहाँ पर किसी वक्ता, या फिर वक्ता को स्पीकर बोल देते हैं, किसी वक्ता या स्पीकर के द्वारा कही गई बात को बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए, ज्यों का त्यों, ठीक, कह देना अथवा लिख देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए, डेफिनेशन तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, ये डायरेक्ट स्पीच में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमको संरचना पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कैसे लिखा रहता है ये जो है, आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोहन said to सत्यम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शिवम is a good player, और कॉमा बंद हो गया यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमको कितने भाग दिखेंगे, ये देखिए एक तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ हिस्सा हो गया ये, ठीक है, और एक जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ हिस्सा ये। तो इसका संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का हो गया। डायरेक्ट स्पीच में मुख्य रूप से दो भाग हो गए, एक तो हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक हो गया इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। अब देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसको रिपोर्टेड, ये शब्द आप समझेंगे, रिपोर्टेड मतलब क्या बात कही गई है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच मीन्स कथन, तो कहा गया कथन यहाँ पर हो गया, है ना। और ये जो है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग है। यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, वो सारी बातें इधर है, रिपोर्टिंग, ठीक है। और ये भी एक स्पीच है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये भी तो एक बात है ना। चलिए ठीक। अच्छा अभी तक हम लोग जो है जनरली जो भी पढ़ते चले आए हैं उसमें मुख्य रूप से यही पढ़ा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी बात नहीं आप समझ पाए। देखिए यहाँ पर जो ये बाहर का हिस्सा है इसका पूरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि यह भी एक कथन है। और इस स्पीच में जो ये लिखा हुआ है ये सेड, ये एक वर्ब है। क्या है ये एक वर्ब है। और यही वर्ब जो है इसी को बोल देते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे स्पीच का, इसीलिए इसी के नाम से पूरे पार्ट को जान लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं, ठीक है। इसी रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो सोहन है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सोहन क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, और सत्यम क्या है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। अगला पार्ट जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, सेम कंडीशन इसके साथ भी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है और इधर का हिस्सा रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया और बीच में ये रिपोर्टेड वर्ब हो गई, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कितने भाग हमारे सामने आए हैं, पहला हो गया, अगर कहा जाए कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग हैं तो मुख्य रूप से दो भाग हैं। नंबर एक, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग, ठीक है। अब नाम हम लोगों को पता है भाई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को क्या लिखा है ऊपर, रिपोर्टेड, ये चीज ध्यान रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये जो कहा गया जो कथन है, रिपोर्ट किया गया कथन है, ठीक है। और जो बाहर वाला भाग है इसको बोल देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। लेकिन इस रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लोग याद किसको रखेंगे, ज्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब को, मतलब कॉमा के अंदर का जो भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच है और कॉमा के बाहर वाला जो भाग है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या पढ़ी हम लोगों ने, किसी वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बिना कोई परिवर्तन किए जैसे उसने कहा है वैसे ही बोल देना अथवा लिख देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच की संरचना की बात की जाए तो इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग जिसको कि रिपोर्टिंग स्पीच बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कारण आप बताइएगा हमको कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही क्यों लिखा जाता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे रहते हैं इन्हीं के अंदर क्यों लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्यों लिखा जाता है भाई, देखिए इसका आंसर ये होगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, ये चिन्ह होते हैं इनको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। लेकिन हिंदी में इनका नाम होता है उद्धरण चिन्ह। क्या होता है, उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह का हिंदी में जो प्रयोग होता है वो किसी के द्वारा कही गई बात को अपरिवर्तनीय रहने देने के लिए किया जाता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना कर किया जाए या फिर परिवर्तन ना हो सके तो उस बात को उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। जैसे कोई स्लोगन वगैरह हो गया, नारे वगैरह, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस बात में कोई परिवर्तन नहीं संभव है ना, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमको बोलना है, वैसे ही लिखना है। तो ऐसी बातों को उद्धरण चिन्हों के अंदर
लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है डायरेक्ट स्पीच को उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। आई बात समझे? चलिए, एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स बताए, जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये दो भाग बताए इसके, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये जो हमारा कॉमा के बाहर वाला है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और कॉमा के अंदर वाला वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इनका जो क्रम सामने लिखा हुआ है, आपके सामने जो भी लिखा हुआ है, पहले रिपोर्टिंग स्पीच है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा, और बाद में रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा। तो जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस रहे, यही क्रम रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग इधर उधर भी लिख सकते हैं, क्रम इसका बदल सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने द अर्थ राउंड्स मूव्स, यहाँ पे लिख लेंगे और वर्ब, ठीक है, मूव्स राउंड, ठीक है, मूव्स राउंड द सन। अब इतनी बात को हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में कॉमा लगाया और लिख दिया सेड द टीचर। ठीक, सेड द टीचर। अब आप देखिए यहाँ पर इधर का हिस्सा जो हमारा है, ये वाला कॉमास के अंदर वाला इतना, ये क्या है? ये है रिपोर्टेड स्पीच, है ना, रिपोर्टेड स्पीच। और ये कॉमा के बाहर का इतना लिखा हुआ है जो, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग है। तो देखा आपने, पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें रिपोर्टिंग स्पीच पहले आई थी, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आया था, और इसमें हमने क्रम को बदल दिया। तो आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो हमेशा रिपोर्टिंग वाला भाग जो है वो पहले लिखा जाएगा, बस। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक हेडिंग सीखी। कौन सी हेडिंग सीखी? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक बार स्लाइड्स पर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहली स्लाइड जो है हमारी, ये यहाँ पर चैप्टर का नाम था, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? इसकी डेफिनेशन को सीखा, डायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई। इसके बाद में एक एग्जांपल से इसके पार्ट्स को समझा हम लोगों ने। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, अगली स्लाइड में हमने सीखा था कि इसके हम लोग क्रम को भी बदल सकते हैं। ठीक है, क्रम को भी बदल सकते हैं, इधर का उधर लिख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो इसका दूसरा भाग है, इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए हेडिंग लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि नाम आपके सामने लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष कथन, इसका मतलब क्या हो गया? अप्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने बातचीत नहीं हो रही है, दो लोगों के बीच में बातचीत हुई, किसी तीसरे ने सुना और जाकर के किसी अन्य से कहा। तो यहाँ पर जो मैंने बात कही थी, किसी ने सुनी है, वो जाकर के किसी को बता रहा है, तो वहां मैं तो उपस्थित नहीं हूँ, तो क्या हो गई? अप्रत्यक्ष हो गई। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमारे आपके बीच बात हो रही है, आप वो बात जाकर के अपने किसी दोस्त को बताएंगे कि सर ने आज ये पढ़ाया, है ना, वहां पर मैं तो उपस्थित नहीं हूँ ना, तो ये समय भी नहीं है ना, अभी हमारे आपके बीच में वर्तमान में बात हो रही है। और यही बात जब बाद में जाकर के बताएंगे तो ये समय कैसा हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, गुजरा हुआ हो जाएगा। तो इसी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसों का भी परिवर्तन होता है। दूसरी बात, जो कह रहा है वो तो उपस्थित है नहीं, तो पर्सन भी बदल जाते हैं, प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी? आप लोग लिखिए, यहाँ पर परिभाषा बनेगी, किसी वक्ता, वक्ता का मतलब स्पीकर, ठीक है, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में कुछ निश्चित, ठीक है, देखिए कुछ परिवर्तन तो निश्चित होते हैं, ठीक है, कुछ निश्चित तथा विशेष परिवर्तन करके
कह देना अथवा लिख देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विशेष बात पर ध्यान देंगे। क्या बात है यहाँ पे कि किसी भी वक्ता, कोई भी स्पीकर है, उसने जो भी बात कही है उसमें क्या किया, कुछ विशेष, ठीक, या फिर कुछ निश्चित परिवर्तन कह के करके और अपनी भाषा में उसको कह दिया अथवा लिख दिया, तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब देखिए जैसे डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर जो था हमारा, संरचना जो थी, उसमें कितने भाग थे, दो थे। कौन कौन से, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें भी तो दो ही भाग रहेंगे, है ना, जो भाग भाई हैं बाहर पहले से ही, उन्हीं को तो चेंज करेंगे। तो सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक, अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इसमें दो क्लासेज होती हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज, ठीक है, तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। ठीक, अब देखिए बात को समझेंगे। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया, उसमें क्या होगा, जो हमको सेंटेंस प्राप्त होगा पूरा, वो संरचना के आधार पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लास होती ही है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास भी होगी। यहाँ पर एक बात अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पर आया तो बता दिया इसीलिए में। पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा सेंटेंस जो होता है हमारा वो होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब तीनों के बारे में जो अगर आपको डिटेल में जानना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाना और वहां पर क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो क्लास को जब आप पढ़ लेंगे तो तीनों को भी समझ जाएंगे, क्योंकि सिंपल में एक प्रिंसिपल क्लास होती है, ठीक है, और कंपाउंड में एक प्रिंसिपल होती है प्लस एक कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लास होती है, तब वो मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगी प्लस एक सब ऑर्डिनेट क्लास होगी, कम से कम। ठीक है, कम से कम की बात हो रही है, होने को तो बहुत हो सकती है। ठीक है, कम से कम एक सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। यहाँ पर जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा वो एक कंजक्शन कहलाएगा, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और यहाँ पर जो जोड़ेगा वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये शॉर्ट में आपको बता दिया, डिटेल में अगर जानना है तो क्लास जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देख लेना आप। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए सोहन टोल्ड सत्यम दैट शिवम was a
गुड प्लेयर, ठीक है, गुड प्लेयर। अब देखिए इसमें हम लोग पार्ट्स में बांट करके देखते हैं कितने पार्ट कहाँ पर से कहाँ तक है। देखिए जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच का भाग था वो इतना हमारा चेंज होकर के आया, ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट था वो ये चेंज होकर के आया, ठीक। और ये जो दैट है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है ये बन जाता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है ये बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और जो ये जोड़ने का काम कर रहा है इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया कि इनडायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। बेसिक चीजें तो हमने सीख ली, डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा सीख ली, उसके कौन कौन से भाग होते वो सीख लिया, इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा सीख ली, उसके कितने भाग होते वो भी सीख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बदलेंगे कैसे, तो हेडिंग क्या पड़ेगी, डायरेक्ट स्पीच से या फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। यहीं पर से जो है हमारा जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। अब बदलने के लिए क्या है, एक हम लोग सिस्टमेटिक वे में इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन कौन से रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी बातें तो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसको स्टार्ट करेंगे बदलना, ठीक है। तो ये जो क्लासेज हैं ये हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तृत पढ़ेंगे, डिटेल्ड, ठीक है। कोई भी चीज छूटेगी नहीं इसमें। तो आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, कॉपी लेकर के साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिखाता हूँ ताकि नोट्स तैयार होते रहें। और बाकी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए गोल्डन स्केलर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।